हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का साइंस सब्जेक्ट का अपना एट्थ चैप्टर दैट इज मोशन। साइंस का आप इसको फिजिक्स का पहला चैप्टर कह सकते हो। कई बार हम खासकर सीबीएसई स्कूल में आईसीएसई बोर्ड जिनका होता है उसमें हम नाइन्थ से ही साइंस को बांट के पढ़ते, डिवाइड करके पढ़ते बेटा। जैसे फर्स्ट हम बायोलॉजी को ट्रीट कर लेते हैं या केमिस्ट्री को ट्रीट कर लेते हैं। एक पार्ट केमिस्ट्री हो जाता है, एक बायोलॉजी हो जाता है और एक फिजिक्स हो जाता है। तो बेसिकली ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। साइंस का आपका ये एट्थ चैप्टर है दैट इज मोशन। एनसीईआरटी से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं और एनसीईआरटी से आपको इसको स्टडी करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक आपका है रेस्ट एंड मोशन। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को हम रेस्ट पे कब कहते हैं? सिंपल आंसर है, कोई चीज आपको हिलती चलती डुलती नजर आती है तो वो आपको रेस्ट पे नहीं कहलाती, वो आपके लिए रेस्ट पे नहीं होती है। आप बहुत सारी चीजों को डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। अभी आप रूम में बैठ के पढ़ रहे होगे, इस टाइम पे आप बहुत सारे रूम के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होगे। उसमें आप मुझे ये बताइए कि क्या सभी चीजें मूवमेंट पे हैं, या आप जब बैठे हैं, आप जहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके लिए मैं साइंस में एक टर्म यूज करता हूं, उसके लिए हम उसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये रेफरेंस पॉइंट वो फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पोजीशन जहां से आप किसी बॉडी के मोशन को या किसी बॉडी के रेस्ट को ऑब्जर्व करते हो। आप एक जगह चेयर पे बैठे होगे, वहां से आप लोगों को रूम में बहुत सारी चीजों को देखना है। अब आप मुझे बताइए कि क्या कुछ चीजें आपके रिस्पेक्ट में वही हैं जहां वो पहले थी? यस, तो आंसर है आप लोगों का यस। तो वो बॉडी कहलाई एट ए रेस्ट। तो कौन सी चीजें रेस्ट पे होती हैं? जो आपके रेफरेंस में, आप एक रेफरेंस पॉइंट है। देखिए, अगर मैं आपको रेफरेंस पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको मैं ये क्वेश्चन पुट करता हूं कि रूम में आप लोग चेयर पे बैठे हो, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, क्या ये आपकी आपकी रिस्पेक्ट में, आपके रेफरेंस में, ओके, आपके रेफरेंस में क्या ये मूव करता है? तो आंसर होता है नो, ये मूवमेंट नहीं कर रहा। तो ये है रेस्ट पे। मेरी रेफरेंस में मेरा ये मोबाइल कैमरा मूवमेंट नहीं कर रहा, तो मेरे रेफरेंस में मोबाइल अब एक रेस्ट बॉडी कहलाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं अर्थ, अर्थ आपकी रेस्ट पे है या मूवमेंट करती है, मोशन में है, तो आपका आंसर हो सकता है आप कहें सर ये मोशन में है। आंसर करेक्ट है, लेकिन क्या आपको ये मोशन में नजर आती है? तो आंसर है नो। तो ये आप मोशन में कब कह रहे हैं? जब आप अपने आप को अर्थ के बाहर कंसीडर करते हैं। आप इसे जब मोशन में कहते हैं, जब आप अपने आप को अर्थ का पार्ट ना समझ के अर्थ से बाहर से उसे अज्यूम करते हैं, तो आपका रेफरेंस पॉइंट वो हो जाता है। अगर आप अर्थ पे रहकर ही अर्थ को ऑब्जर्व करते हो तो आपके लिए कैसी हुई? रेस्ट पे हुई। तो रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करता है कि कोई चीज रेस्ट पे है या मोशन में है। रेस्ट पे कब कहलाती है? अर्थ पे अभी सारी चीजें हमारे लिए रेस्ट पे हैं, लेकिन देखा जाए तो अर्थ मोशन में है, तो सारी चीजें मोशन में होनी चाहिए। तो इस तरह से एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही चीजें रेस्ट या मोशन में होती हैं। ओके, क्लियरली मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो व्हाट डू यू मीन बाय ये रेस्ट? रेस्ट पे कौन सी बॉडी कहलाएगी? द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स रेफरेंस पॉइंट। ए बॉडी, मैं लिख देता हूं, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ क्या होगा? इसकी इसकी पोजीशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज with respect to a fixed reference point। ओके, तो ये हुआ हमारा रेस्ट। रेस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्टैटिक भी बोलते हैं, हिंदी में सॉरी स्थिर बोलते हैं। ठीक है, एक और इसका सिनोनिम्स क्या हो सकती है आप लोगों की, जो मैंने बताया स्टैटिक हो सकता है। तो रेस्ट पे रहना या स्टैटिक होना, आराम करना। देखिए, आराम करने का मतलब क्या हुआ? आप लोग आराम करोगे, रेस्ट करोगे, आप
फिलहाल आप कहाँ चल रहे हो? आप घरों में अभी रेस्ट पे चल रहे हो। इसका मतलब क्या है? आप एक जगह हैं, आप स्कूल में नहीं जा रहे, कहीं और नहीं मूवमेंट कर रहे, दैट इज ए रेस्ट। ओके, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज रेस्ट। एग्जाम्पल है, एक बुक है जो टेबल पे रखी है, ए बुक, फॉर एग्जाम्पल ए बुक प्लेस्ड ऑन टेबल, ऑन ए टेबल। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरी बात इसमें कर लेते हैं मोशन की। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? मोशन क्या है? देखिए, कोई चीज आप लोग देखते हो कि आप कोई व्हीकल्स देखते हो, व्हीकल्स मूव करते हैं, ठीक है। व्हीकल्स कैसे मूव करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह वो जाते हैं। तो क्या उनकी पोजीशन टाइम के साथ, ठीक है, मैं टाइम वर्ड भी लेके आऊंगा इसमें, फिलहाल मैं आप लोगों से बस इतना ही पूछता हूं, वो आपके साथ, आप पहले किसी बाइसिकल पे किसी बच्चे को जाते हुए देखते हो, पहले आपको वो साइकिल एक जगह नजर आती है, थोड़ी देर बाद आपको वो पोजीशन चेंज होकर यहां नजर आती है, फिर यहां नजर आती है, और आप डिसाइड करते हो ये साइकिल चल रही है। कोई भी चीज का मोशन आप कैसे डिसाइड करते हो? एक सेकंड पहले या सेकंड के कुछ पार्ट में आपको जब ऑब्जेक्ट जहां दिखाई दिया, पलक झपकते ही अगले सेकंड या सेकंड के कुछ हिस्से के बाद, जरूरी नहीं एक सेकंड के बाद ही मोशन हो, बहुत जल्दी फास्ट मोशन होते हैं। और आप ये भी देखोगे कि जितनी जल्दी जल्दी पोजीशन चेंज हो रही होगी, उतना ज्यादा वो तेज मोशन कर रहा होगा, फास्ट मोशन कर रहा होगा। तो बेसिकली मोशन क्या है? मोशन है पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू अस, या विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी मोशन में तब कहलाएगी जब इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो हमारी पूरी डेफिनेशन क्या बन जाती है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस, है ना। तो देखिए, थोड़ा सा आप टेंसेस भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, एट रेस्ट यहाँ इन मोशन हो गया है, चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स रेफरेंस पॉइंट। एग्जांपल, ए बस मूविंग ऑन ए रोड। ओके, तो ये आप लोगों के लिए हो जाता है एक मोशन का एग्जांपल। हमारे पास रेस्ट और मोशन की दोनों डेफिनेशन आप लोगों के लिए क्लियर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो होता है कि हम मोशन की टाइप्स पढ़ते हैं। हमारा बेसिक जो चैप्टर है मोशन है, तो हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है कि रेस्ट और मोशन, रेस्ट पार्ट अब हम स्टडी नहीं करने वाले, रेस्ट को छोड़कर अब हमारा पूरा का पूरा चैप्टर किस बात पे फिक्स रहेगा, किस बात पे हमारा कंसंट्रेशन रहेगी? मोशन के ऊपर रहेगी। ओके, तो मोशन के ऊपर हम इसको स्टडी करके पढ़ते हैं। तो ये था हमारी मोशन की डेफिनेशन। सॉरी गाइज, कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं। आप लोगों को पता है वर्क फ्रॉम होम है, तो कभी घर पे परिवार वाले सदस्य हैं ना, तो कोई ना कोई आ जाता है या कोई बीच में कोई रुकावट हो जाती है, तो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है मोशन की टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए भाई, आप लोगों को मूवमेंट नजर आती है एक जगह से दूसरी जगह। आप कोई चीज को मोशन में कहते हो जब उसकी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में, आपकी रेफरेंस में बदल जाती है। अब हम चीजों को मूवमेंट करते हुए, हिलते डुलते चलते हुए देखते हैं, किस किस तरह से, कैसे कैसे आप लोग उनको देखते हो। पहली बात, आप उसको एक लाइन में चलते हुए देखते हो। जैसे कि कोई रोड है, स्ट्रेट रोड, और उसके ऊपर कोई व्हीकल जा रहा है, या कोई रेस कर रहा है, या कोई बच्चा दौड़ रहा है, जो भी है, तो हम उसे कहते हैं एक लाइन में चलने वाला मोशन। हो सकता है ग्राउंड है और बच्चे एक ट्रैक बना के उसके ऊपर दौड़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, तो हम उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कल में चलता है। एक आप झूला देखते हो, झूला या वो पेंडुलम वाली वॉच देखी होगी आप लोगों ने, इस तरह से मूवमेंट करती है ना। तो वो ना तो पूरा घूम रही है, ना वो सीधा चल रही है, तो उसका भी मोशन का नाम है। ठीक है, आप स्विंग मशीन है, जो सिलाई मशीन है, स्विंग मशीन की आप देखते हो, निडल जो है ऊपर नीचे ऐसे ऐसे मूवमेंट करती है, वो भी एक मोशन है। झूला भी एक मोशन है, पेंडुलम वॉच भी एक मोशन है। तो इन सभी मोशंस को हम डिफाइन करके अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमारा आर्टिकल बनता है
टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। मैनी टाइप्स में मैंने इसको कैटेगराइज इसलिए नहीं किया कि 3 टाइप है या 4 टाइप है, क्योंकि इसके मोशंस आप लोग जैसे जैसे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ोगे ये टाइप्स भी बढ़ती चली जाएंगी, और फिर हम इसको और वास्ट कंसेप्ट के रूप में पढ़ेंगे। एसएचएम जैसे कुछ चीजों के नाम लेंगे, अभी आप लोगों ने उस पर पूरा डिस्कशन नहीं करना, ना ही आप लोगों को उसको सर्च करना है, पढ़ना है। अभी हमारे लेवल पे हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, और पहला है आप लोगों का रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए इसमें नाम में ही लीनियर वर्ड है, रेक्टिलिनियर। ओके, मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो देखिए रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, देखिए लाइन LINE, जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में, आपके साथ, आपकी रेफरेंस में एक लाइन में चेंज होती है, तो हम कहते हैं वो कौन से मोशन में हुआ, रेक्टिलिनियर मोशन में। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन, then it is said to be in a rectilinear motion। सेकेंड टाइप इसकी है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। देखो अगर आप लोग कहते हो फैन चलती है, फैन जो है क्या वो मोशन करता है, तो आंसर है यस। लेकिन मैं कहता हूं फैन चल के तो कहीं नहीं जा रहा है भाई, अभी आपके रूम में जरूर फैन चल रहा होगा, गर्मियों के दिन है, तो क्या फैन चल रहा है, तो आंसर रहेगा यस। लेकिन मैं कहूंगा चल रहा है तो ये तो मुझे यही दिख रहा है, तो आंसर होता है फैन घूम रहा है। तो वो शब्दों का हेरफेर है, लेकिन आप जानते हो चलने से आपका अभिप्राय उसके मोशन होने से है, उसके हिलने डुलने से है। आप देखते हो पंखे में ऐसा जरूर कुछ है जो टाइम के साथ चेंज हो जाता है, और उसी को हम मोशन कह देते हैं। आप उसकी जो ब्लेड्स हैं, पंखुड़ियां हैं, उनकी मोशन को देखते हो। जब कोई बॉडी ऐसे मूवमेंट करे कि वो अपनी पोजीशन पे एक सर्कल बना ले, ओके, एक सर्कल ड्रॉ करे, तो उसे हम कहते हैं वो किस मोशन में हो जाएगी, सर्कुलर मोशन में। तो द बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस इन ए सर्कुलर मैनर, इज नोन एज सर्कुलर मोशन। थर्ड हमारे पास इसमें आती है वाइब्रेटरी मोशन, या फिर आप वाइब्रेटरी की जगह ऑसिलेटरी भी कह सकते हो। मैं दोनों वर्ड यूज कर देता हूं, वाइब्रेटरी, और फिर इसमें छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है, जो बहुत ही हल्का डिफरेंस है, शायद कोई नोट नहीं करता, वो मैं आपको बता देता हूं। वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशन, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा शब्द आप लोगों को बिल्कुल पूरी अच्छे से अपने रट लेना है, बोलते हैं, है ना, रटने के लिए बोलते हैं कि रटना नहीं चाहिए किसी चीजों को, बट वोकेबलरी आप लोग या ABCD आपने सीखी होगी या आपने टेबल सीखी होंगी, वो आप रट के ही, तो कुछ चीजों को क्रैमिंग करना भी जरूरी होता है। तो वाइब्रेटरी ऑसिलेटर मोशन में आप लोगों को एक वर्ड रटना है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। कुछ ऐसा मोशन जो एक पोजीशन को बार बार रिपीट करता है, चेंज करता है। देखिए सर्कुलर मोशन का एग्जांपल मैं आप लोगों को कह सकता हूं कि अर्थ रोटेट करती है अराउंड द सन। तो देखिए अगर मैं ये कहूं ये सन हो गया हमारे पास, और ये हमारी अर्थ हो गई, और ये इस तरह से रोटेट कर रही है, तो ये क्या करती है, एक सर्कल ट्रेस कर लेती है, अपनी पोजीशन को कुछ ऐसे चेंज करती है कि पीछे जो अपने पदचिन्ह छोड़ के जाती है वो क्या होते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन ये बार बार एक ही तरफ जाती है, ऐसे ऐसे इस तरह से, ये कभी ऐसा नहीं करती कि कभी ऐसे चली गई और फिर वो उधर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी पोजीशन को एक ही डायरेक्शन में चेंज करती है। अब आप एक झूले का, आपने सबने झूला जरूर झूला होगा, इस झूले का एक केस अज्यूम कीजिए। देखिए ये रस्सी हो गई और ये एक मास अटैच हो गया, और मैंने इसको ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया, ये यहां तक खींचता हूं फिर छोड़ देता हूं, तो ये ऐसे जाता है, यहां पहुंचता है, फिर यहां जाएगा, फिर ये देखो यहां से आप ऐसे लेके गए थे, फिर ये ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे चला गया, फिर ये वापस आ गया। तो ये इस तरह मोशन। अब आप किसी भी पोजीशन पे इसको देखो तो ये अपनी मोशन को रिपीट भी कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। ये एक बार इधर गया, अगेन फिर ये इधर आता है, फिर ये इधर गया, ये घड़ी का कांटा है जैसे, ठीक है, जैसे आपकी सिलाई मशीन की नीडल है,
देखिए, एक ये सिलाई मशीन की जो व्हील है वो तो रोटेशन कर रही है, लेकिन नीडल जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, टू एंड फ्रो, टू फ्रो, समझ गए ना, टू फ्रो ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास वाइब्रेटरी या ओसिलेटरी मोशन। तो टू एंड फ्रो मोशन जो करता है उसे हम कहते हैं ओसिलेटरी मोशन। एग्जांपल आप लोगों के पास है पेंडुलम वॉच हो गई, पेंडुलम LUM वॉच, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आप एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों को मैंने कहा था कि वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी में भी क्या डिफरेंस होता है सर, यस होता है, एक बहुत सा माइनर सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन कंसिडरेबली बड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गिटार का मोशन आपने देखा होगा, गिटार बजाते हैं हम तो कैसे बजाते हैं, उसकी तार कैसे छेड़ते हैं आप, और फिर वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे 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 क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वो वाइब्रेट करता है, उसकी जो पोजीशन है वो ऊपर नीचे बहुत कम होती है, इसलिए वो वाइब्रेशंस कहलाती हैं। ये वोकल कॉर्ड है, जब आप बोलते हो तो गले पे ऐसे हाथ रख के देखना, ये वोकल कॉर्ड कंपन करती है, कंपन बोलते हैं वाइब्रेशंस को, ठीक है। और जो वाइब्रेटरी मोशन है वो बड़े होते हैं, जैसे झूले पे आप ऐसे एक जगह तो नहीं कांपते ना, उसकी जो ये वाली लेंथ होती है ये बड़ी होती है। तो जो बड़े वाइब्रेशंस होते हैं, आई रिपीट, जो बड़े वाइब्रेशंस होते हैं उन्हें हम ऑसिलेशंस बोल देते हैं, और जो स्मॉल वाइब्रेशंस हैं उनको हम वाइब्रेशंस बोल देते हैं। तबला ढोलक बजाया होगा आपने, दमाडम डम डम डम। तो यह आप लोगों का जो ढोलक होता है, वो ढोलक की जो परत होती है ऊपर नीचे बहुत कम वाइब्रेशन करती है, बहुत कम ऊपर नीचे चलती है, इसलिए उसे हम वाइब्रेशंस कहते हैं। लेकिन जब आपका कोई ढोलक नहीं बजाता ना झूले पे, आप तो ढोलक की तरह नहीं बजते, आप बड़े कंसिडरेट करते हैं, आपकी जो रोटेशंस है वो ज्यादा होती हैं, इसलिए उसे हम कह देते हैं ऑसिलेशंस। तो ये हो गया आप लोगों की टाइप्स ऑफ मोशंस। उसके बाद कुछ मोशंस में छोटी मोटी क्वांटिटीज हमारी आती हैं, चलिए उनको भी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए, ये आप लोगों को नोट करना है तो आप लोग इसको पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, ओके। कोशिश कीजिए आप वीडियो के साथ नोट्स बनाएं, उसमें क्या होता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट भी रहती है और लिखकर याद होता है। आई रिपीट, अगर आप पढ़ते हुए जब लिखोगे, आपका दिमाग, आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, ओके। कई बच्चों का ये रहता है कि सर सारा कुछ नहीं लिख पाते, तो उन बच्चों के लिए ही स्पेशल बाद में हम आप लोगों को क्या करते हैं, हैंड रिटन नोट्स या फिर बुक, जो अब आप लोगों को जो है भी आपके पास, वो सिंपल लैंग्वेज में उनको लिखकर आप लोगों को मैं भेज दूंगा PDF फॉर्मेट में, उससे भी आप लोग नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो, ओके। 9th के ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूं बेटा, तो बच्चों ऐसा करना कि 9th के ग्रुप में मैं ऐड नहीं हूं, क्योंकि 10th 11th और 12th के 6 ग्रुप हो गए हैं, तो 9th में मैं ये वीडियोस बार बार शेयर नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए आप एक सिंपल काम कर देना, चैनल है, चैनल का लिंक आपको, ये वीडियो आप क्लिक करोगे ना तो चैनल पे ही जाएगी सीधी, आप लोग तो चैनल पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए नहीं कि मैं कोई सब्सक्रिप्शन बढ़ाऊंगा या मैं वहां से कुछ इनकम लेना चाहता हूं, नहीं, इसलिए कि आप लोगों को वीडियो जो है मैं ना भी डालूं तो आपको क्या है वो मिलती रहेंगी। वो सब यूट्यूबर्स क्या बोलते हैं उसको, बेल आइकन होता है ना, वो उसको भी आप प्रेस कर देना, उससे आप लोगों को जैसे ही मैं नई वीडियो बना के इस पे डालूंगा आपको पता चल जाएगा, और ग्रुप में ना भी डली हो तो भी आप उसको वॉच कर पाओगे, इसलिए आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो ये चलिए, और मेरा भी फायदा हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो मोटिवेशन तो होती है भाई, ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये मैं कहूँ कि नहीं नहीं सब्सक्रिप्शन तो जो रखे हैं वो भी अनसब्सक्राइब करो मुझे, ऐसा भी नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, देखिए स्केलर क्या है, स्केलर स्केलर वो क्वांटिटीज हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम क्या करते हैं, पहले तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आपकी हाइट कितनी है तो मेजर हो सकती है ना, अगर मैं आपको कहूँ आपका वेट कितना है तो भी मेजरमेंट हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं, कितने किलोग्राम प्यार करते हैं, ठीक है, नहीं नहीं, आपको कितना गुस्सा आता है, मुझे गर्मी लग रही है, कितनी गर्मी लग रही है, आप इनको माप नहीं सकते।
हालांकि हॉटनेस की एक मेजरमेंट की यूनिट होती है, बट आप जनरल वे में 9th क्लास तक आप इन चीजों को नहीं माप रहे। कुछ चीजों को आप माप रहे हो, मैं कहूँ आपके कमरे का एरिया कितना, आपके घर का एरिया कितना है, तो जिन चीजों को आप माप सकते हो उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जिन्हें हम नहीं माप सकते उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो जिन्हें हम मेजर कर सकें, और वही फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली सभी कैटेगरी में हम मेन कैटेगरी दो बना के इनको बांटते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर। तो पहला है स्केलर, वो फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed या can be explained, can be expressed भी बोल सकते हो आप, expressed without considering the डायरेक्शन को कंसीडर किए बिना, डायरेक्शन नहीं होती जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, बिना डायरेक्शन की यूज के हम जिन चीजों को बता सकें उन्हें हम स्केलर्स कहते हैं। और वेक्टर्स क्या हैं? वेक्टर्स हमारे होते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which can be expressed without considering the direction, है ना, which can not be expressed हो जाएगा, मैं यहीं से लिख देता हूं इसको, which can not be expressed विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन के ये तो एक्सप्रेस हो नहीं सकती, और वो ऐसी हैं जिन्हें हम विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन ही एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैं एग्जांपल से इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझा दूंगा। which cannot be expressed, भी आएगा भैया, be expressed without considering the डायरेक्शन को बिना कंसिडर किए जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो वेक्टर्स हुए। ठीक है, जैसे अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पुट करता हूं और आप लोगों को बहुत अच्छी सी बात समझ में आएगी। जैसे मैं कहूं कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप हाइट बताते हो। फिर मैं आपसे ये नहीं पूछता कि आपकी हाइट किधर है। सर हाइट तो ऊपर की तरफ होती है ना, दाएं बाएं तो हाइट किसी ने पूछी नहीं हमसे आज तक। तो हाइट को बताते टाइम, हाइट एक लेंथ है, बेसिकली वो क्या है, एक लेंथ है, ऊपर की तरफ एक लेंथ, डेप्थ क्या, नीचे की तरफ एक लेंथ, लेंथ क्या, लेंथ, ब्रेड्थ इधर एक लेंथ। ओके, तो ये सारी क्या हुई, ये लेंथ्स हैं, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं वो अलग चीज है। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि हाइट को बताते टाइम डायरेक्शन का कंसेप्ट इसमें इसको फनी बना रहा है, यानी इसे एक हंसने का टॉपिक बना देता है कि सर ये क्या बात हुई, आपकी डायरेक्शन की हाइट किस तरफ है, ऐसा क्यों, क्या होता है, तो हाइट किस तरफ नहीं है, ऐसे नहीं होता सर। तो इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी है हाइट या लेंथ जिसे बताते हुए हमें इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो लेंथ, है ना। जैसे और एग्जांपल भी होंगे इसके, जैसे मैं आप लोगों को कहूं टेम्परेचर कितना हो रखा है, तो आप ये तो नहीं कहोगे सर टेम्परेचर किधर, ऊपर की तरफ टेम्परेचर या नीचे की तरफ टेम्परेचर, सर हमारे घर के अंदर की तरफ टेम्परेचर, सर गली की तरफ टेम्परेचर, नहीं नहीं नहीं, टेम्परेचर टेम्परेचर जिसे बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर सभी में ही ऐसा है, सभी में ऐसा नहीं है। जब मैं वेक्टर्स पे आऊंगा तो देखना विदाउट डायरेक्शंस आप उसको नहीं बता पाओगे। तो ये हुआ लेंथ हुआ, टेम्परेचर हुआ, ओके। तीसरा हो गया आप लोग मास हो गया, कितना मास है आपकी बॉडी में या कोई भी ऑब्जेक्ट में, ये सारे क्या हैं, स्केलर्स हैं। वेक्टर्स में है एग्जांपल के तौर पे फोर्स, ठीक है। फोर्स देखिए, फोर्स कैसे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप गाड़ी को धक्का लगाइए, तो गाड़ी को आपने धक्का लगाया तो फोर्स लगाया आपने, धक्के को क्या कहेंगे, पुश, और पुल क्या होता है, फोर्स होता है। दो व्यक्ति हैं आप, और मैं आप लोगों से कहता हूं कि दोनों व्यक्तियों ने गाड़ी पे धक्का लगाया, 5 न्यूटन, न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की। अगर आप न्यूटन पे थोड़ा सा ऐसा करते हो कि सर न्यूटन कहां से बीच में आ गया, तो चलो मैं कह देता हूं कि आप लोगों ने वन अमाउंट में फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स कितना हुआ, आप कहोगे सर 2। मैं कहता हूं एक ने इधर लगाया था और एक ने इधर, तो आप कहोगे सर ये तो बीच में रोड़ी खा लिया आपने। नहीं नहीं नहीं, रोड़ी की बात नहीं बेटा, चिटिंग नहीं है ये डायरेक्शन का कंसेप्ट लाने के लिए बोला मैंने। एक तरफ आपने इधर फोर्स लगाया, इस पे इधर लगाया, तो ये क्या हुआ, जीरो। कितना हो गया टोटल फोर्स, जीरो। एक ने इधर फोर्स लगाया, एक ने इधर फोर्स लगाया,
तो सम कितना होता है 2। तो याद रखिए कि फोर्स 2 भी हो सकता था और 0 भी हो सकता था, यानी फोर्स तब हम बताते हैं जब उसकी डायरेक्शंस पता होती हैं। तो 1 और 1 2 भी हुआ, 1 और 1 0 भी हुआ। तो ऐसी ऐसी क्वांटिटी जिसमें आप डायरेक्शंस के कारण उसके आंसर्स बदल जाएं, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी। तो ये थी आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आप लोगों का इसके अंदर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा और अगले लेक्चर को थोड़ा लेंथी भी करूंगा। ओके, ये आज पहली क्लास है 9th के लिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट ही रख रहा हूँ और आप उम्मीद है आप लोगों को समझ भी अच्छे से आ गई होगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और स्केलर के बेस पे ही हम एक्सप्लेन करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने टॉपिक्स को नोट करके रखा हुआ है और उसी सीक्वेंस में आप लोगों को पढ़ा देता हूँ मैं। ओके, तो एक बार फिर से गाइज आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब कर दो सो दैट आप लोगों को ये वीडियोज मिलते रहे। Thank you for watching. Thank you to all.